नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच सीटेट 2025 के लिए साइकोलॉजी की एक नई सीरीज चला रहा हूं, जिसका हम आज पहला विषय संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ने वाला है। देखिए, अगर बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की, तो इस थ्योरी का जो प्रतिपादन किया गया था, इस थ्योरी के जो जनक है, तो बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है। तो संज्ञानात्मक विकास के जनक है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे के फोटो आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। तो इनके द्वारा ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। अब इनका जन्म कब हुआ? देखिए, आप कमीशन का पेपर देने जाओगे, सीटेट का पेपर देने जाओगे, तो वहां पे आपको अब अंदर जाके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम का पैटर्न अब बदल गया है। तो अगर बात करें जीन पियाजे की, तो अब इनके जन्म के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, ये जीन पियाजे ने तो दिया है, लेकिन इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 को, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 16 सितंबर 1980 को हुई थी। अगर बात करें जीन पियाजे की, बहुत बार सीधा क्वेश्चन आता है कि जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक, और बहुत ही डिटेल से हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो अगर जीन पियाजे की बात करें, तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड देश के मनोवैज्ञानिक थे। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने दी थी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञान का जो अर्थ होता है वो होता है किसी चीज़ के बारे में जानना। मान लो आप मेरी वीडियो को देख के यहाँ पे आए होंगे, और उसके बाद आपने वीडियो के बारे में जाना कि कैसा पढ़ा रहे, डिटेल में पढ़ा रहे। तो संज्ञानात्मक कॉग्निशन का अर्थ ये होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में धीरे धीरे कुछ जानते हैं। जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में वो अपने दिमाग में जो कंसेप्ट को क्या है बना लेते हैं। मतलब जीन पियाजे यही मानते थे कि जैसे जैसे बच्चों में बायोलॉजिकल मैचुरेशन होगी, वैसे वैसे वो जो है वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में जो है कंसेप्ट जो है वो बना लेते हैं। अब जीन पियाजे ने क्या किया? जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया, और जब उसने अपने बच्चों पर प्रयोग किया तो उसने उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा। इसीलिए जो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो पियाजे ने क्या किया? अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविज्ञान में वो वैज्ञानिक जिन्होंने अपने बच्चों पर ही प्रयोग कर दिया और उनकी अवस्थाओं के परिवर्तन को खोजा, तो वो कौन है? तो होते आपके जीन पियाजे साहब। तो जीन पियाजे साहब के बारे में आपको ये बात याद रखनी है, और इनके सिद्धांत को ही अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवस्था का सिद्धांत मनोविज्ञान में किसके द्वारा दिया गया? तो ये जीन पियाजे साहब के द्वारा दिया गया था। क्योंकि पियाजे मानते थे कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे ही उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता रहता है और उसके बुद्धि का भी विकास होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पियाजे ये भी मानते थे कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, वैसे वैसे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ जाएगी, वैसे वैसे जो उसका कार्य क्षेत्र है वो भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा, और उसकी बुद्धि का भी क्या हो जाएगा? विकास होगा। मान लो बच्चा 3rd क्लास में थोड़ा कम पढ़ता था, जब वो 10वीं क्लास में जाता है तो उसको ज़्यादा सिलेबस पढ़ना है, तो उसका कार्य क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे क्या है, उम्र के साथ, आयु के साथ जो है, अवस्था के साथ परिवर्तन होता रहता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है किस मनोविज्ञान ने जो है वो बच्चों को, बालकों को सक्रिय ज्ञान का निर्माता कहा है? तो पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे को सक्रिय ज्ञान का निर्माता किसके द्वारा कहा गया है? तो ये पियाजे ने ही कहा है बच्चों को सक्रिय ज्ञान का निर्माता, और इसे बच्चों को ही लिटिल साइंटिस्ट। ये क्वेश्चन तो लाखों बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो बच्चों को इसने नन्हे वैज्ञानिक कहा है, क्योंकि बच्चे जो है वो संसार के बारे में क्या करते हैं? अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ से परीक्षाओं में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको बहुत डिटेल से सुनिए। हर बात को मैं बहुत डिटेल से एग्जाम्पल सहित आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जीन पियाजे के जो कंसेप्ट है, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, उसका पहला कंसेप्ट है अनुकूलन, जिसको एडप्टेशन भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जब हम वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालते हैं तो उसको क्या कहेंगे? अनुकूलन, या इसको एडप्टेशन कहेंगे। मतलब कि आपको पता है कि आपको टीचर बनने के लिए अगर आपको सेंटर में, केंद्रीय विद्यालय में जाना है, तो आपको पहले सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आपका वहाँ पे कमीशन होगा। तो आप उसको क्या है, उस हिसाब से, जिस हिसाब से परीक्षा है, उस हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं। तो ये क्या है आपका? एडप्शन, मतलब अनुकूलन, एडप्टेशन, जिसको अनुकूलन भी कहा जाता है। तो जिसके अनुसार बच्चा मतलब अपने आप को ढालता है। देखिए, इसकी आगे 2 प्रक्रिया होती है। तो अनुकूलन भी आगे 2 प्रक्रियाओं में बटा होता है। पहला इसकी जो प्रक्रिया है वो है आपका आत्मसातकरण, अंग्रेजी में इसको कहेंगे एसिमुलेशन, और दूसरा है इसका कौन सा? आपका समायोजन। उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आत्मसातकरण के बारे में। देखिए, आत्मसातकरण में क्या होता है? तो इस अवस्था में क्या होता है? तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण, एसिमुलेशन कहलाता है।
तो इसमें क्या होता है कि जो ये पूर्व ज्ञान होता है, एसिमुलेशन होता है, इसमें मान लो पहले हमने एक कुत्ता देखा और ये भूरे रंग का कुत्ता है, एक बच्चा है, उसको रास्ते में कुत्ता मिल रहा है और उसने कुत्ता देख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे गलती से मैंने सफ़ेद बिल्ली लगा दी, आप इसको भी कुत्ता मान लो, ये भी कुत्ता है। पहले इसने एक कुत्ता देखा, ये भूरे रंग का था, इसकी 4 टांगे हैं, ये भौं भौं कर रहा है, इसकी 2 आंखें हैं। और फिर उसको आगे एक कुत्ता और मिला, वो कुत्ता कैसे रंग का है, सफ़ेद रंग का है। तो जब फिर उसने जो है पूर्व ज्ञान, मतलब जो इसका पहले का ज्ञान था कि 4 टांगों वाला कुत्ता होता है, भौं भौं करता है, फिर उसको एक और सफ़ेद रंग का कुत्ता मिला, तो उसको पता चला कि हाँ, इसने उसके साथ नए ज्ञान को भी जोड़ दिया कि सफ़ेद रंग का भी कुत्ता होता है। जैसे कि भूरे रंग का कुत्ता है तो उसने आगे देख लिया कि सफ़ेद रंग का भी कुत्ता हो सकता है, आगे उसको मिलेगा तो काले रंग का भी हो सकता है। तो इसी चीज़ को हम कहेंगे आपका एसिमुलेशन, आत्मसातकरण। अनुकूलन का जो दूसरा रूप था वो था समायोजन, जिसको एकोमोडेशन कहेंगे। इसमें क्या होता है, इससे पहले तो इसने देखा आत्मसातकरण में, जहाँ उसको एक भूरे रंग का कुत्ता मिला, फिर बच्चे को सफ़ेद रंग का कुत्ता मिला, तो उसको पता चल गया कि उसने क्या किया, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को भी जोड़ दिया, उसी को आत्मसातकरण कहेंगे। दूसरा रूप है समायोजन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, चाहे उसने पूर्व जो उसका पहले का ज्ञान है उसमें परिवर्तन करने के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आत्मसातकरण, सॉरी क्या कहलाएगा आपका, समायोजन। तो इसमें क्या होगा कि अब इसको पहले तो फिर इसने 4 टांगों वाला एक जानवर कुछ समय बाद और देखा बच्चे ने। अब इसकी 4 टांगें थी, आंखें थी, कान भी वैसे ही थे, लेकिन भैया ये म्याऊं म्याऊं करता था, तो इसको पता चल गया कि 4 टांगों वाला कुत्ता ही नहीं होता, 4 टांगों वाली बिल्ली भी होती है। तो इसी को इसने क्या किया, जो इसका पहले का ज्ञान था उसके साथ वातावरण के साथ तालमेल करके जो है वो तालमेल बिठाया और नया परिवर्तन इसमें लाया, तो इसी को क्या कहेंगे, समायोजन कहेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सामाध्यकरण, जिसको इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम कौन करता है, तो आपका ये करता है आपका इक्विलिब्रेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्कीमा। बस स्कीमा क्या होता है, तो मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है। मान लो कि आपको किसी ने बताया होगा कि अगर आपको HP टेट क्वालिफाई करना है, आपको C टेट क्वालिफाई करना है, तो आप यूथ अध्ययन चैनल पे जाइए, वो सर अंकुश सर जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो वो उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है। अब आपने भी क्या बना ली, मेरे प्रति धारणा बना ली कि भैया वो जो है वो PPT में पढ़ाते हैं, उनकी लाइव क्लासेस बहुत अच्छी होती है। तो मान लो इसमें क्या हुआ कि मानव के दिमाग में जो कुछ चीज़ें पहले से स्टोर थी कि हाँ यार वो यूट्यूब पे अच्छा पढ़ाता है, और जब आपने मेरे को देखा कि हाँ यार ये बहुत ही अच्छा पढ़ाता है, तो आपके दिमाग में क्या है, उस विषय के प्रति एक धारणा बन जाती है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, स्कीमा कहेंगे। तो ये सीधे इसकी जो बात है वो मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है वो उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा जब बना लेता है, तो उसी को हम स्कीमा कहेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको खुद का दिया, तो आपको इससे पता चल गया होगा। अगर मानव शिशु में स्कीमा की प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है, तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शिशु में या किस में स्कीमा की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, तो याद रखना स्कीमा की प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात जो होती है वो मानव शिशु में होती है। अगला है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे कि आप टीचिंग एग्जाम करने के लिए अगर आपको सीटेट के लिए पढ़ना है, तो भैया आप यूथ अध्ययन चैनल पे जाइए। अगर आपको किसके लिए, यूपीएससी के लिए पढ़ना है, तो आप जो है बाजीराम में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप अलग अलग जगह स्कीमा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि प्याजे के सिद्धांत में जो संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, मतलब कि आप उसको आपको पता है अब कि आपको पहले तो आपने एक धारणा बनाई थी कि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फिर आपको पता है कि ये किसके लिए पढ़ाते हैं, टीचिंग एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं। भाई यूपीएससी के लिए कौन पढ़ाएगा, वो एक अलग पढ़ाएगा। तो ऐसे आपको पता चल गया कि एसएससी एग्जाम के लिए और पढ़ाएगा, टीचिंग एग्जाम के लिए यूथ अध्ययन वाले सर पढ़ाएंगे, और आपका किसी बैंकिंग के लिए कोई अलग ही सर पढ़ाएंगे। तो उन्हीं स्कीमाओं के संगठन को आप ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो उन्हीं स्कीमाओं को जब हम जोड़ते हैं तो उसी को क्या कहेंगे, संगठन। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई है। तो संज्ञानात्मक विकास की जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो है वो 4 स्टेजेस, और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं। तो प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं को बताया, तो प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को बताया है मित्रों। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन मैंने जितनी भी बनाई है वो बहुत बेहतर तरीके से वीडियो आपके लिए तैयार की है। देखिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से भी यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझे। तो पहली अवस्था है इसकी सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीय पेशी अवस्था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्याजे की संवेदीय पेशी अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा कैसे सीखता है। तो संवेदीय पेशी अवस्था में बच्चा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है।
ये जो अवस्था प्याजे की होती है वो जन्म से लेकर 2 साल तक होती है। इसी अवस्था को जो है वो जो है इंद्रिय अवस्था भी कहा जाता है। बहुत बार इस अवस्था को इंद्रिय अवस्था कहा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम, ज्ञान इंद्रिय बोले तो आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ, ये सारी की सारी क्या होती है, ज्ञान इंद्रिय होती है। और जब बच्चा छोटा होता है तो इसी अवस्था में हम लोग, आप लोग जो भी देख रहे हैं, जब हमारा भी बचपन था 0 से 2 साल था, तो हमने भी चीज़ों को कैसे सीखा, इन्हीं ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखा था। तो बच्चा किस माध्यम में, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, या प्याजे की वो कौन सी अवस्था है जहाँ पे बच्चा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सेंसरी चैनल से सीखेगा, तो आपका कौन सा है, आपका प्याजे की पहली अवस्था संवेदीय गामस अवस्था, या इसको संवेदीय पेशी अवस्था भी कहा जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो सीधा क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज प्याजे की किस अवस्था में होती है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण जो आता है बच्चे के अंदर, वो आपका किस अवस्था में आएगा, तो आएगा संवेदीय पेशी अवस्था में। अच्छा, इस अवस्था में क्या होता है, देखिए मैंने कोशिश की इस बार चित्रों के माध्यम से भी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा सकूँ। तो इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वो छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ देता है। मान लो कि आपको टीवी देखने की, आपका बच्चा है कोई घर में, उसको टीवी देखने की बहुत लत है, आप जो है उसके उसके अब क्या है, टीवी को ऑन करने के लिए रिमोट की आवश्यकता होती है, और आप जो है हमेशा वो रिमोट को क्या है, चुरा देते हो। अब बच्चे को पता है कि रिमोट जो है, अगर आपने उसको बेड के बीच चुरा लिया तो बच्चों को पता चल जाएगा कि जो रिमोट है वो कहाँ चुराया जाता है। तो इसी को कहेंगे ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो अवस्था है वो भी बच्चे की इसी अवस्था में आती है, इस बात को आपने याद रखना है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आपको बहुत अच्छी समझ आ गया होगा। इसके बाद प्याजे की दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। देखिए ये जो अवस्था है वो प्याजे की अवस्थाओं की दूसरी अवस्था इसको माना जाता है, और ये अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं। अगर बात करें आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज की, तो ये प्याजे की 2 से 7 साल के बच्चे के लिए होती है। देखिए यहाँ पे पहले लिखा है पूर्व संक्रियात्मक, मतलब कि क्रिया करने से पहले की अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चा क्रिया करने की, ये याद रखना, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, और दूसरा लेकिन इस कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। तो याद रखना है कि आपकी ऐसी अवस्था प्याजे की जिसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख तो पाता है, उसको समझ भी पाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई क्रिया नहीं कर पाता, तो है दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। तो प्याजे की जो दूसरी अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों या सिंबल्स को यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे उसने एकदम साइकिल शब्द सुन लिया तो उसके दिमाग में एकदम क्या है, साइकिल की छवि बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपके घर में भी एक 2 से 7 साल का बच्चा होगा, उसके सामने आप एकदम बोलोगे कि तितली उड़ी, तो उसके जो है वो माइंड में वो जो है वो क्या है, सिंबल एकदम से बन जाएगा कि तितली कैसे होती है। या फिर आपने बोला साइकिल, तो एकदम जो उसके दिमाग में साइकिल आ जाएगा। तो याद रखना प्याजे की वो कौन सी अवस्था है जिसमें जो है वो सिंबल्स का यूज करने में वो निपुण हो जाता है। तो प्याजे की वो है आपकी दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल के बच्चों के में होती है। इसके बाद अगला कंसेप्ट इसी में आता है एक जीववाद। अगर जीववाद की बात करें तो जब बच्चा सजीव और निर्जीव, मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में का पता नहीं लगा पाएगा, मतलब उसका अंतर नहीं कर पाता, तो यही होता है आपका जीववाद। इसमें क्या होता है कि एक छोटा बच्चा है और वो इस रेलिंग से टकरा गया, और जब बच्चा इस रेलिंग से टकराया तो इसकी मम्मी ने क्या बोला, इसको पता नहीं कि जो है वो रेलिंग को कोई दर्द नहीं होती, लेकिन इसको पता नहीं चलता कि लिविंग थिंग कौन सी है। तो इसकी मम्मी ने बोला कि देखो मैं अभी रेलिंग को की पिटाई करती हूँ जिसने आपको चोट लगाई है। तो बच्चा क्या है, चुप हो जाता है। तो ये वही अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा संजीव और निर्जीव चीज़ों का अंतर नहीं कर पाता है। तो ये है जीववाद की अवस्था। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्याजे की वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, तो वह है आपकी कौन सी अवस्था, प्याजे की दूसरी अवस्था। अच्छा, इसके बाद है आपका ईगो सेंट्रिज्म। इसी अवस्था में बच्चा बड़े ईगो में रहता है, मतलब कि वो अहम केंद्रितम होता है। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, तो वो सब ठीक है। मान लो कि अगर बच्चे को डेयरी मिल्क की चॉकलेट पसंद है तो सभी को वही पसंद होगी, बच्चे को वैनिला की आइसक्रीम पसंद है तो सभी को वही पसंद होगी। तो बच्चा मतलब इसमें क्या ईगो में रहता है, मतलब तो ये ईगो की अवस्था भी होती है, आपने देखा ही होगा। अगला यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो है अपलटावे, मतलब कि इनवर्सिबिलिटी। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता। इसी अवस्था में अगर बच्चे के सामने यहाँ पे 5 + 4 दिया है तो उसको ये तो पता है कि 5 + 4 9 होते हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि 4 + 5 कितने होते हैं। मतलब तो यहाँ पे बच्चा इसको उलट नहीं पाएगा, जबकि ये सेम चीज़ है। आपने बोला बच्चे को 5 + 4, उसने बोला कि सर 9 होते हैं। जब आपने
4+5 कर दिया तो उसको पता नहीं चल पाएगा। तो इसी को कहेंगे इनवर्सिबिलिटी, मतलब कि बच्चा जो है वो क्या है, वस्तु संख्या और समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता है। जैसे कि आपने बोला कि जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब तो यहाँ तो बच्चे नहीं बोलते कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, लेकिन अगर उससे पूछेंगे नरेंद्र मोदी कहाँ के प्रधानमंत्री है, तो बच्चा जो है हड़बड़ा जाएगा। तो इसी को क्या कहेंगे, इनवर्सिबिलिटी। इसके बाद मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार अथवा ऊंचाई की योग्यता आदि की अवधारणा की कमी इसी अवस्था में होती है। अब इसमें क्या होता है, इसी अवस्था में जो है बच्चों को ये पता नहीं चलेगा, मान लो यहाँ पे बहुत सारे सिक्के मैंने रख दिए, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो बच्चा इन कागज़ के सिक्कों को नहीं पकड़ेगा। बच्चों किनको पकड़ेगा जी, बहुत सारे हैं, वो पकड़ेगा इन सिक्कों को, क्योंकि ये कॉइन्स जो है बहुत सारे थे, इसलिए बच्चे ने इन कॉइन्स को पकड़ा। बच्चे ने ये नोट नहीं पकड़े। तो मतलब यही है, इसमें जो है मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि की अवधारणा बच्चे में क्या होती है, कमी होती है। मतलब बच्चों को पता ही नहीं चलेगा, उसको लगेगा कि हाँ ये भारी सिक्के, ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होंगे, उसको भी पता नहीं चलेगा कि नोट भी उतने ही है जितने की ये सिक्के हैं। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुद्रा संप्रत्यय की कमी या फिर दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि की अवधारणा की कमी, कंसेप्ट की कमी प्याजे की किस अवस्था में होती है, तो ये दूसरे अवस्था में होती है। इसमें अपलटावे की भी यहाँ पे कमी होती है। आपका जीवाद जो है, जीवाद होता है बच्चे के अंदर, वो सजीव और निर्जीव चीज़ों के अंदर जो है वो पता नहीं लगा पाता। इसके बाद अगला यहाँ पे कंसेप्ट है संरक्षण। अगर बात करें संरक्षण, कंजर्वेशन की, तो अगर किसी वस्तु के साइज का आकार या शेप में परिवर्तन कर दे तो उसकी मात्रा क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। अभी कैसे मैं इसको समझा सकता हूँ बहुत अच्छे से। मान लो 2 गिलास है, ये भी गिलास है, ये भी 2 गिलास है। अच्छा, इस गिलास में इस गिलास और इस गिलास, ये थोड़ा गिलास नीचे से मोटा है, लेकिन ये गिलास थोड़ा इसका सरफेस इस गिलास में ज़्यादा आता दोनों में बराबर है, बस ये दिखने में लंबा है और ये थोड़ा सा इसका क्या है, बेस चौड़ा है। तो बच्चा क्या है, इस पतले वाले गिलास को ले लेगा, क्योंकि वो सोचेगा ये तो लंबा है। तो इसी अवस्था में बच्चा जो है वो क्या है, क्वांटिटी वाला की मात्रा को या शेप या आकार के आधार पर किसी चीज़ या मात्रा पर उस पर क्या है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बच्चा इसको समझ नहीं पाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि इसका सरफेस थोड़ा मोटा है और ये पतला गिलास है, तो उसको लगेगा कि इसमें ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये लंबा है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं चलता कि ये क्या है, पतला गिलास है। तो इसको कंजर्वेशन, संरक्षण की भावना बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी इस अवस्था में नहीं आती है, दूसरी अवस्था में प्याज। अगला है केंद्रीकरण, जिसको सेंट्रेशन बोलते हैं। अगर बात करें सेंट्रेशन की, तो एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। अब बच्चा इसी अवस्था में, मान लो कि सेंट्रेशन क्या होता है, केंद्रीकरण क्या होता है, तो इस अवस्था में बच्चा मान लो फोन छेड़ रहा है, तो वो इसी अवस्था में वो फोन ही छेड़ता रहता है, फिर अरे परे उसका कोई ध्यान नहीं होता है, वो एक ही जगह देख रहा है। तो बच्चा इसमें एक ही काम कर रहा होता है, मान लो वो गेम खेल रहा तो गेम ही खेल रहा होता है, उसका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं होता है। तो इसी चीज़ को हम कहेंगे केंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण आपको याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रमबद्धता, सेग्रेगेशन। इसमें बच्चा वस्तुओं और तथ्यों को उनके आकार पर रखना सीख नहीं पाता है। तो क्रमबद्धता क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो तथ्यों को उनके अनुसार या उनके आकार के अनुसार रखना नहीं सीख पाता। उसको पता नहीं कि ये कैसे रखना है, उलट पुलट कर देता है, ऊपर नीचे कर देता है। अब जैसे बच्चा यहाँ पे इनको सीरियल वाइज रख रहा है, लेकिन ये ऐसी स्टेज होती है जिसमें बच्चे में क्रमबद्धता की भावना, या इसमें बच्चा मतलब कि कुछ भी चीज़ों को, वस्तु तथा तथ्यों को उनके आकार के अनुसार नहीं रख पाता या नहीं सीख पाता है। देखिए, मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव, अगर आपको थोड़ी भी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट के साथ, हर हर महादेव के साथ। अच्छा, तीसरी अवस्था है प्याजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, मूर्त जिसमें पहले ही दिया है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि प्याजे की 7 से 11 साल का जो बच्चा है उसमें आती है। तो इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। तो मूर्त चीज क्या होती है, तो मूर्त चीज वही हो सकती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन बच्चा जो यहाँ पे चिंतन कर सकता है वो किन चीज़ों का, मूर्त चीज़ों का चिंतन कर सकता है इस अवस्था में। मान लो कि उसके सामने मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसके बारे में चिंतन कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आपको अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए उसको माइंड से करना है, वो हो गया अमूर्त चिंतन, मतलब कि वहाँ पे आपको दिमाग का कार्य करना है। तो मतलब कि सामने रखी हुई चीज़ है, जो 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है वो सामने रखी हुई चीज़ों का ही चिंतन कर सकता है। मतलब इस अवस्था में बच्चा अब चिंतन करना क्या है, शुरू कर देता है। इसी अवस्था में बच्चे में अपलटावी, मुद्रा भार, जीववाद एनिमिज्म, जिसको कहेंगे संरक्षण, कंजर्वेशन, क्रमबद्धता की योग्यता आदि अवधारणाएं आती है। लेकिन इससे पहली अवस्था में मैंने एक एक करके समझा दिया है। अपलटावी क्या होता है, मुद्रा भार क्या होता है, जीववाद एनिमिज्म। इसी अवस्था में बच्चों को पता चल जाता है कि लिविंग थिंग कौन सी है, नॉन लिविंग थिंग कौन सी है। संरक्षण की भावना इसी अवस्था में आती है कि इस गिलास में ज़्यादा आ रहा है, इस गिलास में कम नहीं है, दोनों गिलास में बराबर है, एक पतला है
है, एक थोड़ा मोटा है। तो इस अवस्था में बच्चे को ये भी पता चल जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना कि सारी चीज़ें किस अवस्था में बच्चे में आती है। इसी अवस्था में एक चीज़ होती है आगमनात्मक तर्कणा, जिसको हाइपोथेटिकल थिंकिंग कहा जाता है। तो यह भी इसी अवस्था में आता है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्याजे की किस अवस्था में आगमनात्मक तर्कणा आती है, तो ये प्याजे की इसी अवस्था में आती है। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर ये तर्क करने लगता है तो उसी को बोलेंगे आगमनात्मक तर्कणा। ये क्या होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे कि आप मतलब पेड़ से संबंधित कोई विषय पढ़ा रहे, पर्यावरण वाला पढ़ा रहे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बोला कि क्या जीवन में पेड़ जरूरी है या नहीं है। तो हमारे लिए बच्चा तो इस पे क्या करता है, क्या आपने बच्चों को पहले बोला कि पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है, तो फिर बच्चे ने इसके ऊपर तर्क किया कि देखो पेड़ जरूरी है क्योंकि पेड़ से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो आगमनात्मक तर्कणा इसमें क्या होता है, पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, फिर उदाहरण के ऊपर बच्चा क्या करता है, तर्क करता है। प्याजे की चौथी अवस्था है आपकी औपचारिक संक्रामक अवस्था। अगर बात करें औपचारिक संक्रामक अवस्था की, तो इस अवस्था को ऑपरेशनल स्टेज जो है वो कहा जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वो अवस्था है प्याजे की जो 11 से 15 साल की बच्चों में आती है। इस अवस्था को संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था याद रखना है। तो संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था प्याजे की चौथी स्टेज आपकी औपचारिक संक्रामक अवस्था को कहा जाता है। इसी अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन, अमूर्त की बात करूं तो इसमें अगर बच्चे के सामने मतलब कि क्या है, बच्चों के सामने अगर कोई चीज़ भी नहीं है, अपसेट थिंकिंग होती है, कंक्रीट तो वो होती है कि बच्चे के सामने, मूर्त वो होती है बच्चे के सामने कोई चीज़ है तो उस पर वो चिंतन कर रहा है। लेकिन अमूर्त चिंतन, तो अमूर्त चिंतन प्याजे की चौथी अवस्था में होता है, जिसको प्याजे की संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था, कॉग्निशन की सर्वोच्च या सबसे ऊपरी अवस्था अगर मैं कहूँ तो माना जाता है। तो बच्चे के सामने कोई चीज़ भी नहीं है तो भी वो जो है वो इस चीज़ को याद कर लेते। देखिए आगमनात्मक तर्कणा आ रही थी आपकी किसकी, तीसरी अवस्था में, मूर्त संक्रामक, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और इसी अवस्था में प्याजे की क्या आता है, तो इसी अवस्था में प्याजे की निगमनात्मक तर्कणा भी आती है। निगमनात्मक तर्कणा की अगर बात करूं तो इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, इसीलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। तो सीधा क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि तार्किक चिंतन की अवस्था प्याजे की किस अवस्था को कहा जाता है, तो ये है आपकी कौन सी, आपकी प्याजे की चौथी अवस्था जो कि संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, औपचारिक संक्रामक अवस्था। तो जो ये निगमनात्मक तर्कणा होती है इसमें बच्चे को पहले नियम बताएंगे और उसी नियम के ऊपर बच्चा क्या करेगा, बच्चा उस नियम के ऊपर अपने आप तर्क करने लग जाएगा। इसीलिए इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। देखिए इसी अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य भी हो जाता है। मतलब कि वो अमूर्त चिंतन करने लगता है, वो अपने माइंड से चीज़ों को देख लेता है कि भैया अगर उसको बोला जा रहा है कि मैथ का ये सवाल आपको अभी इसमें ये फॉर्मूला लगाना है, तो अपने दिमाग से वो, उसके सामने चीज़ भी नहीं है फिर भी वो उसको आंसर आराम से बना देगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यानी स्मरण मनन आदि करने लगता है। तो बच्चा स्मरण मनन आदि खुद से कब करने लगता है, तो ये प्याजे की किस अवस्था में करता है, तो ये प्याजे की आपकी किस अवस्था में करता है, प्याजे की जो है निगमनात्मक तर्कणा के अंतर्गत ही आता है, ये प्याजे की चौथी अवस्था में करता है। इसके बाद है प्याजे के सिद्धांत की आलोचना। देखिए प्याजे में मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है। तो जो प्याजे है, तो प्याजे ने जो है वो मानसिक विकास के चरणों के क्रम को क्या बताया, अपरिवर्तनशील। अब यहाँ पे प्याजे बोलता है कि जो मेरा सिद्धांत है इसमें सभी क्या है, अपरिवर्तनशील है। लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वो अपनी अवस्था को क्षमता से अधिक सीख सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। ये मेरा पहला प्रयास था साइकोलॉजी के लिए और कोशिश की है कि अच्छी वीडियो बनाई जाए। तो आगे भी इसी प्रकार कंटेंट आते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कंटिन्यू मैं इसी तरह सीटेट के लिए एक से एक वीडियो आपके बीच लाता रहूँगा। हर हर महादेव। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।